हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन जो कि आपका सामाजिक विज्ञान बिहार जो स्टेट एग्जाम होने वाला है उसको लेके ये वीडियो बनाया जा रहा है। सो ये आपको ऑलरेडी जो एग्ज़ाम हो चुका है उसका ही PYQ, बट इस वीडियो को अगर आप देखोगे तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको किस तरह से सवाल उसमें बनाने हैं। और क्योंकि मैं अपने एनालिसिस के बेसिस पे आपको बता रही हूँ कि इस एग्ज़ाम का सबसे अच्छा बात यह है कि आपको जितने भी शिफ्ट हैं, क्योंकि अगर आप कोई मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हो तो उसका कोई यूजलेस मतलब वो आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं आने वाला है। इसलिए नहीं आने वाला है क्योंकि अगर आप पहले जो ऑलरेडी एग्ज़ाम हो चुके वो सवाल अगर आप बनाओगे तो उससे आपको एक आइडिया लग सकता है कि सवाल किस तरह से आते हैं और उसको किस तरह से आप वहाँ पे हल कर सकते हो। क्योंकि एग्जाम लाइक सिचुएशन में आप अगर देखोगे तो मॉक टेस्ट में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ईजी क्वेश्चन भी दिए जाते हैं ताकि बच्चे और ज़्यादा मॉक टेस्ट खरीदें। सो इट विल बी बेटर कि आप PYQ ही बनाओ, उससे ज़्यादा आपको आइडिया मिलेगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। सो इसमें आपको 100 क्वेश्चन मैंने लिया है और 100 क्वेश्चन में आपको जो उसकी और कौन कौन से किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देख सकते हो, इससे आपका ही बेनिफिट होने वाला है। सो जो पहला आपका क्वेश्चन है ये आपका हिस्ट्री से लिया गया, ठीक है। सो कुस्तुनतुनिया, ठीक है, इसका पतन किस वर्ष हुआ था? तो ये हिस्ट्री से बहुत बड़े के क्वेश्चन आ रहे हैं आपको। कुस्तुनतुनिया का जो पतन किस वर्ष हुआ था? ये 1453 में हुआ था। अब अगर आप लोगों ने सुना होगा, हिस्ट्री में सुना होगा कि जो पुर्तगाल से लोग आते हैं, स्पेन से लोग आते हैं, या फिर आपको इंग्लैंड से लोग आते हैं और उन्होंने जल मार्ग ढूंढा था क्योंकि ये जो लैंड रूट था आपका, जो ज़मीन मार्ग से जो लोग आते थे उसको ब्लॉक कर दिया गया था। तो ये डिस्कवरी जो आपको भारत की जाती है, जैसे बताया जाता है कि आपको वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, जबकि भारत आपको पता है पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। तो ये खोज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो यहाँ पे कुस्तुनतुनिया का जब आपका क्या होता है, पतन होता है। सो इसका मतलब अगर सिंपल वर्ड में समझ लो कि आपका रोमन एम्पायर जो होता है उसका क्या होता है, पतन होता है। तो उसके बाद जो है आपको उनके पास ऑप्शन नहीं रह जाता। क्योंकि पतन क्यों होता है कि जो आपको तुर्क होते हैं, तुर्कीज होते हैं, वो क्या करते हैं, पूरे एरिया को कैप्चर कर लेते हैं। और जो यूरोप के जो व्यापारी होते हैं उनके लिए काफ़ी कठिनाई होता है कि भारत तक पहुंचना है, फिर आपको अफ्रीका तक पहुंचना। तो वो जल मार्ग का क्या करते हैं, खोज करते हैं। और इसी के तहत जो आपको वास्को डी गामा जो आपको 1498 में भारत की जो बात करते हैं खोज की जाती है और वो कहाँ पे पहुँचते हैं, आपको कैलीकट पहुँचते हैं। सो हिस्ट्री में अगर आप देखोगे इसमें तो क्वेश्चन आपको कनेक्ट करके पूछा जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि अब्दुल माजिद कहाँ का व्यापारी था? तो ये कहाँ के व्यापारी थे? आपको भारत के व्यापारी इनको बोला जाता है। और यही अब्दुल माजिद जो है वो किसकी मदद करते हैं? वास्को डी गामा की मदद करते हैं और भारत तक उनको लेके आते हैं मालाबार तट से, ठीक है। मालाबार तट कहाँ पे? आपका केरल में है। और इसी को कलिकट भी बोला जाता है। सो कलिकट से कंफ्यूज नहीं होना है, कोलकाता नहीं है, कलिकट आपका कहाँ पे, केरला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, बोस्टन की चाय पार्टी घटना कब घटी थी? सो ये अब चाय पार्टी ऐसा नहीं थी कि वहाँ पे चाय पिलाया गया था। सो जो बोस्टन जो आपको चाय पार्टी की घटना थी वो आपको 1773 में हुई थी। अब ये घटना अगर आप देखोगे तो इसको भारत से इसको कनेक्ट करके आप देखने की कोशिश करो कि आपको 1773 में भारत में क्या चल रहा था। तो भारत में अगर आप इस टाइम पे अगर रूल देखोगे तो किसका रूल था? तो इस टाइम पर आपको ईस्ट इंडिया कंपनी की रूल थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे आपको भारत में आप देखोगे कि बहुत सारे जो आपको व्यापार कर रहे थे। सो उन्होंने क्या किया, अमेरिका जो है चाय वगैरह वहाँ से खरीदना जो है वहाँ पे बंद कर दिया। तो उसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी लॉस हुआ। इवन जो यहाँ से चाय थी, भारत से चाय था या चाइना से चीज़ें थी, वो लोग वहाँ पे अमेरिका भेजना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे वहाँ के नागरिक जो होते हैं खासकर उनको काफ़ी लॉस होता है। अगर आप वहाँ के डोमेस्टिक मार्केट को बर्बाद करोगे, आज भी अगर कहीं किसी का डोमेस्टिक मार्केट है उसको अगर बर्बाद कर दोगे तो वहाँ के लोग तो उसी पे निर्भर होते हैं। तो इससे वो जो अमेरिकन वहाँ के मूल निवासी होते हैं उनको बहुत गुस्सा आता है। और जो टी जो उनको जो चाय का जो आपको पेटियाँ भेजा जाता है समुद्री मार्ग से, उसको वो क्या करते हैं, पानी में फेंक देते हैं, पूरा बर्बाद कर देते हैं। उसी चीज़ को बोला जाता है बोस्टन की चाय पार्टी घटना, ठीक है। ये कब हुआ था? 1773 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिका स्वतंत्र संग्राम की महत्व। तो अब देखो कनेक्ट, आप देखो पहला क्वेश्चन जो है आपको ये आपको हिस्ट्री से पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन आप देखो कि अमेरिकन हिस्ट्री से बोस्टन चाय पार्टी पूछा है। दूसरा फिर चौथा क्वेश्चन भी आपको अमेरिकन। तो वर्ल्ड हिस्ट्री जो आपको विश्व इतिहास है उससे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो ये सब दिमाग लगा सकते हो कि आपको क्या पढ़ना है अभी, ठीक है, और किस चीज़ को थोड़ा कम ध्यान देना है। सो अमेरिका का जो स्वतंत्र संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या, आपको गणतंत्र व्यवस्था का पहल प्रयोग करना। सो जो आप रिपब्लिकन चीज़ों की बात करती हो ये आपको अमेरिका के द्वारा पहल किया गया था। और अमेरिका को जो है वो आज़ादी अगर देखा जाए, गणतंत्र कब हुआ था? ये तो 4 जुलाई को हुआ था 1776 में। ये डेट याद रखना, आपको पूछा जा सकता है। और इसके अलावा इन्होंने अपना संविधान जो है, ठीक है, कब बनाया था? तो संविधान का निर्माण इन्होंने 1789 में किया था। 2 डेट याद रखना उनको, आज़ादी 1776 में मिला था और इन्होंने अपना संविधान जो है वो कब बनाया था? 1789 में बनाया था। 5th क्वेश्चन है आपको, फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो ये आपको लुइस 16 जो थे आपको 16वें नंबर के, ये यहाँ के राजा होते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, समानता, स्वतंत्र और बंधु किसका क्रांति का नारा था? तो आपको इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम ये सब सुनते होगे। इवन जो आपका हमारा जो प्रियम्बल है उसमें भी इन सारी चीज़ों को लिया गया। तो ये कहाँ से लिया गया, कहाँ हुआ था आपका? फ्रांस में हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था। 7th क्वेश्चन आपको, किस वर्ष हिटलर ने वॉर्से की संधि को अस्वीकार कर दिया था? ठीक है, तो वॉर्से का जो संधि था आपको हिटलर ने किस वर्ष में इसको नहीं माना था? तो ये 1935 में नहीं माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, गेस्टापो क्या था? तो गेस्टापो आपको क्या था? ये गुप्तचर पुलिस थी, सीक्रेट सोसाइटी थी। आपको स्पाई जो आपने सुना होगा, इसमें आपको जो जर्मनी में क्या किया गया था, इसको गुप्तचर बनाया गया था, जो कि आपको बाकी चीज़ों गतिविधियों पे नज़र रखा जाता था। 9th क्वेश्चन आपका, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपको 1914 से लेके 18 के बीच में हुआ था। और अगर दूसरे बारे में पूछा जाए दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था आपको, तो 1939 से लेके 45 के बीच में हुआ था। और अगर आपको याद हो तो 45 में इसका अंत बहुत ही दुखद होता है, क्योंकि इसमें जो आपको यूएसए होता है किसके ऊपर बॉम्ब थ्रो करता है? जापान के ऊपर करता है, नागासाकी और हिरोशिमा में। और इसी के साथ जो है वो अंत किया जाता है, जिसमें आपको जो है काफ़ी ज़्यादा जापान का लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, मुसोलिनी जो है किस प्रकार के प्रवर्तक थे? तो ये फांसीवाद के थे। और मुसोलिनी कहाँ से बिलोंग करते? तो इटली से, याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश सबसे अंत पराजित होता है? तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि अब देखो द्वितीय विश्व युद्ध, अगर एक शिफ्ट में अगर एक सवाल आपको एक टॉपिक है ना, तो उससे कम 3 से 4 सवाल बन रहे हैं। सो आप वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास को अच्छे से पढ़ के जाना। द्वितीय विश्व युद्ध का जो आपका अंत किसको पराजित करके किया जाता है? तो जापान को किया जाता है। इसी में आप पहले 2 चीज़ें याद रखना आप लोग। पहला बॉम्ब जो गिराया जाता है वो 6 अगस्त को गिराया जाता है 1945 में। इसका कोड नेम है, ठीक है, जो कि आपको हो सकता है इस बार एग्जाम में पूछ दिया जाए, क्योंकि इस बार जो है वो 80 साल हुआ इन सारी चीज़ों को, इंसिडेंट को। सो 6 अगस्त को जो है पहला जो बम गिराया जाता है जापान पे, वो हिरोशिमा में गिराया जाता है, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है? लिटिल बॉय होता है। और जो 9 अगस्त को गिराया जाता है उसका नाम नागासाकी है। इसको क्या फैटमन बोला जाता है? इसका ट्रिक एक ही है कि इसके कोड नेम को याद कैसे रखोगे आप। सो हिरोशिमा, ठीक है, छोटा सा बच्चा वो हीरो है, ठीक है, जो कि आपका 9 अगस्त को क्या हो जाता है? मोटा सा मैन बन जाता है। तो फैटमैन ऐसे याद रख सकते हो, नागासाकी, ठीक है। सो छोटा बच्चा लिटिल बॉय, कोड नेम किसका है? आपका हिरोशिमा का। और जो नागासाकी है जो कि आपको मोटा हो जाता है, वो फैटमैन। ये दोनों कोड नेम हो सकता है, पूछा जा सकता है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति कहाँ पे, तो कौन सी है? तो भील जनजाति सबसे बड़ी है। तो आपको इससे और जो है अगर कठिन सवाल बनाया जाएगा तो आपको ये पूछा जा सकता है कि जो भील जनजाति आपको कहाँ कहाँ मिलता है? तो ये आपको राजस्थान, इवन मध्य प्रदेश में भी मिलता है। बट क्वेश्चन को अगर बदला जाए, सवाल को बदल दिया जाए, तो ये भी पूछा जा सकता है आपको कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जनजाति मिलती है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है भारत का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कि परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खेती की प्रकार के रूप में, जब आप बस अपने जो है निर्वाह करने के लिए, जब तो निर्वाह ही होगा इसका, ठीक है, जब अपने आपूर्ति के लिए चीज़ों को आप ग्रो करते हैं, इसमें आपका कोई जो है वो ऐसा नहीं होता कि मुझे इसमें सामान बेचना है, ठीक है, तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? निर्वाह बोलते हैं। मिश्रित में क्या होता है आपको, जो फार्मर, जो आपको किसान जो होते हैं वो फार्मिंग भी करते हैं, आपको चीज़ों को बोया भी करते हैं, और इसके अलावा जो है जानवर पशुपालन भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14th, रबर बागान की प्रसिद्ध, तो सबसे ज़्यादा रबर बागान अगर पूछा जाए तो आपको कहाँ पे मिलता है? मलेशिया में मिलता है। अब इसमें से पूछा गया आपको कि गेहूँ उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी अच्छी होती है? तो ये जो लोमी मिट्टी होती है, ठीक है, तो बहुत तरह का मिट्टी आपको मिलेगा। आपको अलूवियल सॉइल बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपने रेगुर मिट्टी बोला सुना होगा, जो काली मिट्टी को बोला जाता है, जिसमें कॉटन आपको बहुत अच्छा, कपास बहुत अच्छे से लगाया जा सकता है। तो जो यहाँ पे गेहूँ उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी बहुत अच्छी होती है? तो लोमी मिट्टी, ये याद रखना आपको। दूसरा आपको बहुत सारा ये भी पूछ दिया जाता है, कौन सा क्रॉप जो है कौन से मिट्टी में, जो कौन सा क्रॉप है किस तरह का होता है, ठीक है। सो गेहूँ आपका किस में आता है? रवि क्रॉप में आता है। इस रवि क्रॉप आपको विंटर क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है? ठीक है, चावल, गेहूँ, मक्का, ये सब आपको खाद्य फसल है, ठीक है, बट कौन सा आपका नहीं है? कपास नहीं है, ठीक है। कपास सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए, इवन आपको 7 अक्टूबर को जो है कपास दिवस भी मनाया जाता है, कॉटन डे भी मनाया जाता है। और सबसे ज़्यादा कपास की खेती कहाँ पे होती है? आपकी गुजरात में होती है, और महाराष्ट्र उसके बाद में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित दलों में से एक ऐसी मिट्टी जो आपको उबरता फल नहीं है, इसमें नहीं पे ध्यान देना आपको, जिसमें आंसर आपका अरहर हो जाएगा।
कॉफ़ी के बारे में सवाल आया कि कॉफ़ी की खेती पहली बार पेशे के फॉर्म में कहाँ पे किया गया था। तो बाबा बुदान हिल्स है आपको, ठीक है, जो कि कहाँ पे, कर्नाटक में है, यहाँ पे किया गया था। इसके अलावा इंटरनेशनल कॉफ़ी डे, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस जो है वो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा फसल का मौसम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 3 तरह के फसल को उगाया जाता है, अगर आपको पता हो तो। पहला आपका होता है जैद क्रॉप, जो कि आपको मार्च से लेके आपको मई के बीच में होता है, ठीक है। जैद में आपको एग्जाम्पल याद रखना, उदाहरण याद रखना, जैसे कि खीरा हो गया, ठीक है, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ये सब सारी चीज़ें किस में आती है, आपको जैद में आती है। और जो कि आपका रबी जो खरीफ क्रॉप है, जो खरीफ है, उसको कब उगाया जाता है, तो इसको जो है गर्मी के मौसम में उगाया जाता है, खासकर जब आपका मानसून पीक पे होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। क्योंकि अगर आप चावल की अगर खेती आपने देखा होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो खरीफ क्रॉप में क्या होता है, आपको अगस्त के जुलाई अगस्त के टाइम पे इसको ग्रो किया जाता है, और इसकी हार्वेस्टिंग दिवाली के टाइम पे होती है, इसकी कटाई दिवाली के टाइम पे होती है। और दिवाली के बाद अगर आप देखोगे तो पराली जलाया जाता है, खेत को खाली किया जाता है, और उसके बाद ठीक जो है उसके बाद रबी क्रॉप ग्रो किया जाता है। और रबी क्रॉप में आपको कब से कब तक रहता है, तो ये आपको दिवाली के बाद जो है कुछ 1-2 हफ्ते के बाद इसको ग्रो किया जाता है, और आपको रहता कब तक है, होली के टाइम पे इसकी कटाई होती है। तो एग्जांपल एक एक याद रखना आपको। जो खरीफ क्रॉप है उसके अंदर आपको जो है राइस आ जाएगा, ठीक है। इवन जो आपका गन्ना का खेती होता है वो भी आपको ये खरीफ क्रॉप के अंदर ही आता है। जब रबी क्रॉप की आप बात करोगे तो उसमें आप गेहूँ देख सकते हो। उसके अलावा आप सरसों जो है, ये भी आपको ठंडी के टाइम पे आपको सरसों और गेहूँ का खेत आपको खेत में दिखता होगा। तो इस तरह से चीज़ों को याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 1945 में यूएनओ की गठन की गई थी, उसमें कितने सदस्य थे, तो आपको 51 थे इसके अराउंड, ठीक है। सो जब यूनाइटेड नेशन बनाया कब गया था, तो 24 अक्टूबर को बनाया गया था। इवन आपका अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशन डे जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये कॉमेंट सेक्शन में आप लोग लिखना। राष्ट्रीय संघ किस संधि द्वारा बनाया गया था, तो राष्ट्रीय संघ जो आपको वर्साई की संधि थी, जो कि आपकी 1919 में हुई थी, तब उसके द्वारा ही बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र कभी भी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं रहा था, तो ये आपको जो आपको यूएसए है, संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका, कभी भी इसका वर्साई का जो आपका कभी पार्ट नहीं रहा था। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना भी शिफ्ट अगर आप देख लोगे, इवन जो आपका कॉमन पेपर है, ठीक है, उसमें भी आपको जालियांवाला बाग से बहुत बार सवाल पूछा गया, तो इसको एज इट इज़ याद रखना। जालियांवाला बाग आपको कब हुआ था, बैसाखी के दिन पे हुआ था, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और ये हुआ क्यों था, अगर इसका पूरा इंसिडेंट थोड़ा हिस्ट्री को थोड़ा शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सो जो आपका पहले 1919 में क्या किया जाता है, अंग्रेज के द्वारा रॉलेट एक्ट जो है, रॉलेट एक्ट को पारित किया जाता है और उसको पास कर दिया जाता है, जिसके अंदर ये होता है कि जो रॉलेट एक्ट में ये होता है कि 2 साल की सज़ा सुनाई जाती है लोगों को। ना तो इसमें कोई अपील किया जा सकता, ना ही कोई दलील किया जा सकता है। बिना कोई सुनवाई के लोगों को उसमें अरेस्ट कर लिया जाता था और 2 साल तक उनको जेल में रखा जाता था। तो उसी चीज़ के विरोध में जो है वो सब जगह प्रदर्शन चल रहा था। बट यहाँ पे पंजाब में लोगों को बिल्कुल नहीं पता था, अमृतसर में, कि इस तरह की कोई चीज़ है। गोल्डन टेम्पल के आसपास ही जालियांवाला बाग है आपका। यहाँ पे लोग अपना बैसाखी त्यौहार मना रहे थे। साथ में उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, किस चीज़ को लेके, जो एक दूसरे से बात करने के लिए, क्योंकि वहाँ के जो 2 प्रमुख को नेता थे, जिनका नाम था आपको सत्यपाल, ठीक है, और सैफुद्दीन किचलू, उनकी क्या की गई थी, गिरफ्तारी की गई थी, जिसके विरोध में लोगों ने क्या किया था, वहाँ पे जो है वो उन्होंने मीटिंग बुलाई थी। अब यहाँ पे जो जनरल डायर होते वो उन पे गोलियां चलवाते हैं, और इसमें काफ़ी सारे लोगों की क्या होती है, निर्मम हत्या की जाती है, जिसके जो विरोध में आपको जालियांवाला बाग के बाद जो है उनको कमेटी बनाने की भी बात की जाती है, हंटर कमेटी, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा। बट उसका रिपोर्ट जब आता है तो वो रिपोर्ट में भी यही दिखाया जाता है कि उनकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब ये दुख की बात है कि आज तक इस चीज़ को माना ही नहीं गया कि जालियांवाला बाग में उनके साथ कुछ गलत हुआ था। बट इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली किसने लिया था, उधम सिंह ने लिया था। 1940 में जाके जो है उधम सिंह ने क्या किया था, लंदन में जाके वहाँ पर जिन्होंने गोली चलाने की परमिशन दी थी, जिन्होंने ऑर्डर दी थी, उनके ऊपर उनको क्या किया था, उनकी हत्या की थी। तो उधम सिंह का भी आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी, तो ये महात्मा गांधी का उनसे ही रिलेटेड है, 1909 में लिखा गया था हिंद स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 26, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका गठन कब हुआ था। अगेन ये सेम सवाल आपको 21 दूसरे शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसका गठन आपको 1920 में हुआ था। अभी देखो सारे ईयर्स 1920 है, ठीक है। बट इसमें एक ही ट्रिक है कि आपको ये याद रखना कि लाला लाजपत राय का इनसे नाम जुड़ा हुआ, ठीक है। ये आपको इनकी अध्यक्षता थी, तो इससे आप क्वेश्चन को सही कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, औद्योगिक क्रांति जिसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोला जाता है, सब सर्वप्रथम कहाँ पे आया था, तो एकदम कॉमन सेंस वाली बात है
कि उस टाइम पे अगर आप जब औद्योगिक क्रांति की बात करते तो 18वीं शताब्दी में आया था, तो उस टाइम पे सबसे वर्चस्व किसका था, सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन था आपको देश में? तो इसमें देख लो इंग्लैंड, जर्मनी, रूस, फ्रांस लिखा हुआ है। तो इंग्लैंड ही एक ऐसा देश था जो कि सब पे रूल कर रहा था, तो यहीं पे औद्योगिक क्रांति आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बे एंड सन कब ये प्रकाशन में आया था, पब्लिश हुआ था? तो ये 1848 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो मेगास्थनीज जो है आपको किसके शासनकाल में आते हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आते हैं, ठीक है। और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम इंडिका है, जिसमें उन्होंने भारत के जो भारत के समाज को 7 वर्गों में इन्होंने विभाजित किया था। इसके अलावा जो आपको ये ऐसी एक पुस्तक है जिसमें हमें डायरेक्टली पता चलता है कि जो मौर्य साम्राज्य था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चलता है। क्योंकि अगर आपको पता हो कौटिल्य अर्थशास्त्र के बारे में, तो अर्थशास्त्र में कहीं भी जो आपको चंद्रगुप्त के बारे में नाम नहीं लिखा हुआ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 30 क्वेश्चन आपको, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो जो ग्लोबलाइजेशन, जिस आपने LPG सुना होगा, लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, तो ये कब आई थी? 1991 में आई थी। इसमें जिसमें आपको मनमोहन सिंह जो कि आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनका बहुत बड़ा योगदान था, ये भी याद रखना आपको। नरसिम्हा राव कमेटी भी इसी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 31, ओटावा जो सम्मेलन है किस वर्ष में हुआ था? तो 1932 में हुआ था, ठीक है। ओटावा कहाँ पे आपको? कनाडा में है। 32 क्वेश्चन आपको, रेशम मार्ग जिसको सिल्क रूट बोला जाता है, इसका आरंभ कहाँ से किया गया था? तो चाइना से किया गया था। यूरोप की कागज़ बनाने वाली पहली कारखाना कहाँ पे खोला गया था? यूरोप में सबसे पहले आपको जर्मनी में कागज़ बनाने की कारखाना खोला गया था। और जो गुटनबर्ग है, ठीक है, जो प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े हुए, ये भी नाम याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, पाक जल संधि। अब ध्यान से अगर नहीं देखोगे ना, यहाँ पे पाक जल संधि पूछा गया। पाक स्ट्रेट जिसको बोला जाता है, इसी को एडम जो ब्रिज भी बोला जाता है, इसको ही राम सेतु भी बोला जाता है। तो कुछ लोग इसको बस क्वेश्चन को पाक देखेंगे और उसके बाद पाकिस्तान पे टिक मार लेंगे, बट ये आपको पूछा जा रहा है कि जल संधि जो कि भारत को किस देश से अलग करता है? तो श्रीलंका से करता है, ये याद रखना आपको। और भारत और पाकिस्तान के बीच में आपको कौन सा बॉर्डर है? तो रेड क्लिफ लाइन है। मैकमोहन लाइन किसके बीच में? आपको भारत और चाइना के बीच में है। डूरंड लाइन किसके बीच में? आपको भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ दिया है, तो ज्योग्राफी में मैकमोहन लाइन किसके बीच में? भारत और चाइना के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 36, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? ठीक है, तो इस तरह के सवाल आते हैं ज्योग्राफी में और डायरेक्टली आपको NCERT से क्वेश्चन उठाया हुआ है। सो आपको गंगा नदी की लंबाई कितनी है? आपको 25 किलोमीटर ऐसे याद रखना। 25 ऐसे याद रखो तो याद रहेगा। इसके अलावा थोड़ा सा गंगा के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इवन जो आपका BPSC का एग्जाम हुआ तो उसमें भी आपको गंगा के बारे में पूछा गया था, ठीक है। सो गंगा आपको अगर इतने दिन से पता होगा तो गंगोत्री से निकलती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। गंगोत्री से आपको जो है अलकनंदा निकलती है, ठीक है। अब ये गंगा रिवर आपको बनता है दो रिवर के संगम से बनता है, अलकनंदा और भागीरथी के रिवर से। और ये आपको कहाँ पे, कौन से प्रयाग में बनता है? तो देवप्रयाग में बनता है, ठीक है। तो देवप्रयाग नाम याद रखना, जहाँ पे आपको गंगा बनती है, किसके मिलने से? अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से। और गंगा आपको 5 राज्यों में प्रवाहित होती है, 5 राज्य में जो आपको फ्लो करती है। कहाँ कहाँ? पहला तो सबसे पहले आपको उत्तराखंड में है, ठीक है। दूसरा सबसे ज़्यादा अगर गंगा का एरिया कवर होता है तो उत्तर प्रदेश में, उसके बाद फिर बिहार में, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, और फिर उसके बाद कहाँ पे चली जाती है? बे ऑफ बंगाल में जाती है। बांग्लादेश में इसका नाम अलग हो जाता है, ये याद रखना है। आपको भारत में 5 राज्य का ही नाम याद रखना है। 37 है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे? तो सतलज रिवर पे, आपको सतलज जो है नदी पे बनाया गया। हीराकुंड डैम आपको याद रखना, हीराकुंड जो परियोजना है कहाँ पे? आपको उड़ीसा में है, महानदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब होता है? तो आपको भारत में अगर मानसून के बारे में पूछा जाए तो उसका आगमन आपको जनरली जून में ही होता है, ठीक है। जुलाई में नहीं याद रखना, जून में याद रखना, 1 जून के आसपास होता है। और अगर जो मानसून की वजह से आपको सबसे पहले बारिश कहाँ पे होती है? केरला में होती है, ठीक है। और पूछा जाए कि मानसून अगर पूरे भारतीय महाद्वीप में सबसे पहले कहाँ आता है, तो आंसर आपका अंडमान हो जाएगा। बट अगर आपको पूछा जाए कि वैसे अगर अंडमान ऑप्शन में नहीं था तो आप आंसर केरला को टिक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, भारत में जीव मंडल रिजर्व संख्या कितनी है? तो 22वें रिजर्व आपको बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, और जीव मंडल से आपको रिसेंटली इसमें करंट अफेयर भी है, तो उसको भी थोड़ा मैं बता देती हूँ। टोटल भारत में जीव मंडल कितने हैं? आपको 18 हैं। और जो नया आपको ये ऐड हुआ, ठीक है, वो कुछ करंट अफेयर याद रखना आप लोग। इसमें आपको एक अलग से कैटेगरी होता है, अलग से उसको जिसको MAB बोला जाता है, मैनन बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, जिसमें आपको 12 होते हैं टोटल। उसमें आपको 13 कर दिया गया, जिसमें रिसेंटली किस चीज़ को ऐड किया गया? कोल्ड डेजर्ट को
जो कि स्पीति वैली आपका हिमाचल प्रदेश में, ये याद रखना आपको। हो सकता है पूछा जाए कि कोल्ड डेजर्ट आपको नेशनल पार्क का है, तो ये आपको हिमाचल प्रदेश में, ये याद रखना। टोटल आपको बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, जीव मंडल कितने हैं, तो ये 18 है। एक और चीज़ है जो कि आपको बिहार से रिलेटेड है, गोकुल, ठीक है, गोकुल और उदयपुर झील, इसको रामसर साइट है, ठीक है, रामसर सूची होता है जिसमें आपको बिहार के 2 साइट को जोड़ा गया। अभी टोटल आपको रामसर साइट पूछा जाए तो 93 है, जिसमें सभी बिहार का 2 साइट जोड़ा है, कौन सा, गोकुल और उदयपुर झील, जो कि उदयपुर झील आपको कहाँ पे, चंपारण में है। गोकुल आप लोग अगेन थोड़ा सा सर्च करना और देख लेना कहाँ पे। 41 क्वेश्चन आपको, दच्चीगाम जो है जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, ये क्या है, तो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे आपको, राजस्थान में है। सर्वाधिक कम जनसंख्या भारत, अब देखो सर्वाधिक यहाँ पे भी पूछा, लास्ट में कम अगर नहीं देखोगे तो सर्वाधिक टिक करके बिहार को आके चले जाओगे, बोले क्वेश्चन मैंने सही किया था, नंबर नहीं मिले। यहाँ पे कम जनसंख्या राज्य पूछा गया, तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, 2011 के जनगणना के अनुसार अगर देखोगे तो इसका आंसर सिक्किम हो जाएगा। 2 चीज़ें याद रखना, अगर पूछा जाए कि कौन सा आपको भारत में जो है एरिया वाइज, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा सबसे बड़ा राज्य है, तो आंसर राजस्थान हो जाएगा। आबादी के हिसाब से अगर पूछा जाएगा तो जो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। फिर अगर आपको पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा आपको एरिया वाइज कौन सा राज्य है, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका, अगर एरिया वाइज पूछा जाए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना इन सारी चीज़ों को, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें आपको भी थोड़ा सा मेहनत करोगे तभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन सही होंगे। 43 क्वेश्चन आपको, आधारिक रूप से कितने वर्ष पे जनगणना होती है, तो 10 वर्ष पे होती है। और अगर भारत में पूछा जाए तो पहले बार जो ब्रिटिश के द्वारा जनगणना की पहल की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी, तो लॉर्ड मायो के द्वारा की गई थी, जिसमें आपको वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा था, लेकिन 1881 से जो है आपको लॉर्ड रिपन ने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया था, और ये 10-10 साल पे होता है, ये आपको याद रखना है। भारत की साथ जो बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी होती है, 4096 किलोमीटर है। और जो अगर आप देखोगे कि कौन से ऐसा देश है जिसके साथ भारत का सबसे बड़ा जो आपको सीमा रेखा होता है, साझा करता है भारत, तो बांग्लादेश ही है, दूसरे उसके बाद आपको चाइना आता है। अब देखो यहाँ पे किस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा है कि भूटान में औसत वार्षिक जो वर्षा है आपको कितने होता है, तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यहाँ पे तुक्का मार के आप चले आओगे। जो सबसे कम है आप देखो 191.6 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा उसमें ऑड इन आउट करके देख सकते हो। नदियों से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, ठीक है। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो इसको ही नारायणी रिवर बोला जाता है। और गंडक जो नदी है उस पर आपको त्रिवेणी जो है वो नहर बनाया गया, ये भी याद रखना आपको। अभी गंडक तो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कोसी की वजह से बिहार में आपको बाढ़ आया हुआ है, तो हो सकता है कोसी से आपको सवाल बनाया जा सकता है। सो कोसी जो है आपको सप्तकोसी इसको बोला जाता है, सुपौल से जो बिहार में ये आता है। और कोसी आपको गंगा में मिल जाता है, कहाँ पे, कटिहार में, कुर्सेला में, ठीक है। मानचित्र के द्वारा मापनी जाने वाली को क्या बोला जाता है, तो आंसर बोला जाता है पृथ्वी के अक्ष के सिरों को क्या बोला जाता है। ये आपको छोटा सा मैंने ग्लोब बनाया, देख लो, वहाँ पे ऊपर में नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, तो पूछा गया सिरों के भाग को क्या बोला जाता है, तो उसको ध्रुव बोला जाता है, पोल बोला जाता है। और 2 आपको जो लाइन जो ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड करता है उसको इक्वेटर बोला जाता है। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है, तो ये 71% है आपको, 29% जो आपको जमीन है। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों के रूप कितने वर्ग आपको किए जाते हैं, तो उपयुक्त में से अगर सभी आया है ना, चाहे आपको दोनों पेपर हो, उसको आंख बंद करके आप टिक कर सकते हो। 51 क्वेश्चन आपको, 1992 में आपको अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जिसको अर्थ समिट बोला जाता है, कहाँ पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है। जिसमें आपको बहुत सारे राज्यों ने आपको जो देश ने इसमें अपना सहभागी दिखाया था। कि आपको याद रखना कि रियो डी जेनेरियो कहाँ पे आपका, ब्राज़ील में। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। भारत का लगभग कितना मैदानी क्षेत्र जो कि कृषि उद्योग के लिए सुविधा प्रदान करता है, तो ये आपको 0.43 है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र के पैटर्न, तो ये पंजाब इसमें आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। मीठे पानी का लगभग 70% ग्रीन डैश ग्लिसरीन, अब अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा पानी आपको ग्लेशियर के फॉर्म में है, ठीक है। और कहाँ पे मिलता है आपको, अंटार्कटिका में मिलता है। और ये एक चीज़ और याद रखना कि अगर पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा आपको आइलैंड कौन सा है, तो ग्रीनलैंड ही है। और ग्रीनलैंड पे कब्जा कौन अपना जमाता है, तो डेनमार्क। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पे, ये राजस्थान में है। टिहरी जो डैम है, ये टिहरी बांध पूछा जा सकता है, ये कहाँ पे आपको, उत्तराखंड में कौन से आपको इस पे नदी पे बनाया गया, तो भागीरथी पे है। निम्नलिखित में से कौन सा पानी कमी कारण जो है, तो इसमें से कोई नहीं होगा क्योंकि पानी कमी कारण नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो अतिशोषण अगर करोगे तो इस वजह से पानी खत्म होता है। बढ़ती हुई आबादी जो इसकी वजह से भी पानी पे असर पड़ता है, तो नहीं पूछा गया, इसलिए इसमें से डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया ज्योग्राफी से है।
निम्नलिखित में से आपको कौन सा कथन गलत है? तो गलत पे ध्यान देना आपको। प्लेसर जमा होता है, प्लेसर अगर जमा होगा तो इसमें ऑप्शन नहीं क्या होगा, ठीक है, पानी से इसका क्षरण नहीं होता, तो ये आपको गलत है। वे समुद्र तल में पाई जाती है, ये भी गलत है, ठीक है। तो इसमें से इनकरेक्ट ही ढूंढना है आपको, तो इसमें 2 और 3 हो जाएगा इसका आंसर। ककरा पार, ठीक है, परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे? तो ऊर्जा स्टेशन से सवाल पूछा जाता है। भारत में अगर पूछा जाए सबसे पहला ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे बनाया गया था, तो ये महाराष्ट्र में बनाया गया था और इसका नाम क्या था? तारापुर था। बट यहाँ पे ककरा पार पूछा गया, तो के से ककरा और के से कर्नाटक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पॉलिटी से है। संविधान की धारा 21 का संबंध कहाँ से है? तो वन, जैव प्रकृति और संसाधन के संरक्षण से है। चिपको आंदोलन का इनका जो लीडर किसको माना जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। ये कहाँ से थे आपको? उत्तराखंड से थे। रेड डेटा बुक जो था IUCN द्वारा रिलीज किया जाता है, इसमें आपको सभी हो जाएगा, ठीक है। 62 है आपको, भारत में अत्यधिक जैव विविधता आपको घनी कहाँ पे मिलती है? तो पश्चिमी घाटी में मिलती है, खासकर जो नीलगिरी वाला एरिया है, ठीक है। नीलगिरी आपको 3 राज्यों में फैला हुआ है। कहाँ का है? केरला है, कर्नाटक है और तमिलनाडु है। भोपाल जो ट्रेजेडी बोला जाता है, ये कब हुआ था और किस वजह से हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से हुआ था आपको। 1984 में हुआ था, दिसंबर के टाइम पे हुआ था, ठीक है। इसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को वहाँ पे जो आपको उनकी डेथ हुई थी। और इसके अलावा उसका जो है असर आज तक देखने को मिलता है। जिस तरह अगर आपने जापान के बारे में सुना होगा, उसी तरह का कुछ ये भी इंसिडेंट था। इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग नहीं है आपको? तो चीनी नहीं है। इनमें से कौन सा इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? तो विशाखापट्टनम ही है। भिलाई अगर आप देखोगे तो ये आपका ये समुद्र के आसपास है नहीं। बोकारो आपका झारखंड में, जमशेदपुर भी झारखंड में, तो यहाँ पे आपको समुद्र तो है ही नहीं। तो विशाखापट्टनम कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, और यही आपको समुद्र के आसपास है। भारत का सर्वाधिक विदेश व्यापार किस मार्ग से होता है? समुद्री मार्ग को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर भारत का ही नहीं, इवन अगर आपको पूरे विश्व में पूछा जाए तो समुद्री मार्ग का सबसे ज़्यादा किया जाता है। और अगर आपको उसमें से पूछ दिया जाए कौन से समुद्र का, तो आपको याद रखना आंसर क्या हो जाएगा? अटलांटिक ओशियन। भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ पे बने? ये भी अभी आपको न्यूज़ में था। जो आपको BRO है, बॉर्डर जो आपको रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपको इंडियन आर्मी के अंदर काम करती है, रिसेंटली आपको सबसे हाईएस्ट इन्होंने बनाया है, लद्दाख में ही है। और लद्दाख में आपको कौन सा दर्रा है? उमिंगला पास में इन्होंने बनाया है। तो ये भी याद रखना आपको। अगेन हो सकता है ये सवाल रिपीट हो जाए। बाढ़ किस आपदा के अंदर आता है? तो प्राकृतिक, नेचुरल है। हमारे देश का प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? तो चावल है, ठीक है। अब ये हो सकता है कि पूछा जाए कि चावल सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। अगर राइस बॉल, ठीक है, जो आपका चावल का कटोरा कौन से राज्य को बोला जाता है? तो आंध्र प्रदेश को बोला जाता है। दुर्गावती जल से परियोजना बिहार में किस जो आपको जिले में? तो कैमूर में है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो इसको रेगुर मिट्टी बोला जाता है, जो कि आपको कपास के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। बिहार का सर्वाधिक वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? किशनगंज में होता है। ये नॉर्थ बिहार में, आपका उत्तर बिहार में। चिली में सुधार कार्य में विरोधी, तो इसमें से सब था जमींदार अमीर लोग चर्चा, ठीक है। भारत की वित्तीय राजधानी किसको बोला जाता है? फाइनेंशियल कैपिटल किसको बोला जाता है? मुंबई को, क्योंकि इसका अगर आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे आपका? मुंबई में ही है। रंग भेद की नीति किस देश में कायम था? तो ये दक्षिण अफ्रीका में था। नेल्सन मंडेला का अगर आपको याद हो, इवन यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है लोगों ने इस चीज़ के खिलाफ काम भी किया था। अपार्थाइड भी बोला जाता है इसको। भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस वाक्य का आरंभ करते हैं? तो जो प्रस्तावना है उसका आइडिया अगर पूछा जाए ना, तो आंसर इसका USA होगा। USA से हमने लिया था। भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था। और इसमें आपको शुरुआत कैसे है? हम भारत के लोगों से शुरुआत किया गया इसको। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? चुनाव आयोग की होती है, क्योंकि ये याद रखना आपको बिहार में इलेक्शन हो रहा है, तो इलेक्शन से 2 या 3 क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो यही पूछा जाएगा कि जो आपको चुनाव आयोग है उसका अनुच्छेद कौन सा है? तो 324 आपको याद रखना। ये 324 जो आपको इलेक्शन कमीशन से जुड़ा हुआ, चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ है। दूसरा आपको जो चुनाव आयोग के अभी आपको चेयरपर्सन कौन है? ज्ञानेश कुमार, इनका भी नाम याद रखना आप लोग। तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया था? तो आंध्र प्रदेश में। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। पंचायती राज का वर्णन संविधान के कौन से अनुच्छेद में? तो 40वां आपको जो आपको दिशा निर्देश है, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल बोलते हैं, तो इसमें अनुच्छेद याद रखना 40वां। संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य के बारे में बात किया? तो भाग 4 क में किया गया। और अगर अनुच्छेद पूछ दिया जाए तो 51 का A। उच्च सदन, 2 सदन होता है आपका, उच्च और देखो, और ये सेम क्वेश्चन पूछा गया, उच्च सदन भी पूछा गया, निम्न सदन भी पूछा गया। तो अपर हाउस किसको बोला जाता है? राज्यसभा को बोला जाता है। 250 इसमें निर्धारित जो है अधिकतम वो आपको मेंबर हो सकते हैं। 12 इसमें आपको सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, ये याद रखना आपको। मतदान की कम से कम उम्र कितनी है? कितने लोग की उम्र जो है वो मतलब कितने वर्ष वाले लोग
आपको मतदान कर सकते हैं, तो 18 वर्ष वाले कर सकते हैं। पहले अगर आप देखोगे आज़ादी के टाइम पे तो 21 वर्ष था, जिसको घटा के 1980 आपको 61वां आपको 61 संविधान संशोधन है, उसके द्वारा आयु को घटाई गई थी, उम्र को घटाया गया था, 21 से 18 कर दिया गया था। मतगणना का कार्य कौन करता है? तो चुनाव आयोग करता है आपको। बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र है? तो एक साथ सब याद रखना आप। बिहार विधानसभा परिषद में आपको पूछा है कितना कुल सीट है, तो 75 है। लोकसभा में बिहार की कितने कुल सीट है, तो 40 है। बिहार का राज्यसभा में कुल कितनी सीट है, तो ये 16 है। अब बिहार से बंगाल कब अलग हुआ? तो इसमें ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है, ठीक है। सो बिहार से बंगाल आपको 1912 में अलग हुआ था। इसके अलावा आपको जो दिल्ली दरबार हुआ था कब हुआ था? 1911 में हुआ था, जिसमें इसको अनाउंस किया गया था। अब हो सकता है आपको पूछा जाए कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था, तो ये 1936 में हुआ था। राजनीतिक कार्यकाल में सर्वोच्च सबसे ज़्यादा कौन है? तो ये राष्ट्रपति होते हैं, याद रखना आपको। निम्न सदन लोकसभा को बोला जाता है। सूचना अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हो गया? तो 12 अक्टूबर को 2005 में लागू किया गया था। रंगभेद की नीति विरोध आवाज़ उठाने वाले कौन थे? तो मार्टिन लूथर किंग थे। अब यहाँ पे 15वीं लोकसभा से पूछा गया, तो उस टाइम पे ये न्यूज़ में था, बट हमें 24 में इलेक्शन हुआ था, लोकसभा इलेक्शन हुआ था, हो सकता है वहाँ से भी सवाल बन जाए आपको। तो जो 2024 में इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, कौन से नंबर का लोकसभा बना ये? तो कब कौन से नंबर का था ये? तो 17 नंबर का था। उसमें महिलाओं का कितना भागीदारी था? तो जो कि घट गया, ठीक है। पहले अगर बढ़ा है, ठीक है, 13.6% है। अराउंड 78 वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था इलेक्शन में आपको, ठीक है, जिसमें आपको महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा भागीदारी दिखी थी। भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य कितनी सूची बनाई गई है? तो आपको 3 सूची होती है, ठीक है। और ये सूची जो है आपका कौन से अनुसूची में है? 7वें अनुसूची में, 7 शेड्यूल में मेंशन है संविधान में। अब संघ सूची होता है। अब यहाँ पे लिस्ट गलत दिया हुआ है, रिवाइज करके मैंने दिया है, इसको याद कर लेना आप लोग। संघ सूची में कितने लिस्ट होते हैं? 100 होता है। राज्य सूची में 61 होता है। और जो समवर्ती, जिसको कंकरेंट लिस्ट बोला जाता है, इसमें 52 विषय होते हैं। कंकरेंट लिस्ट का जो है वो आइडिया कहाँ से हमने लिया था? ऑस्ट्रेलिया से लिया था। सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? राजस्थान में हुई थी। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो ये निर्वाचित सरकार के बदलने के लिए, अगर संपूर्ण क्रांति, टोटल रिवॉल्यूशन जिसको बोला जाता है, इसकी शुरुआत किसने की थी? आपको लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने की थी। प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार को संविधान में कब लागू कराया गया था? तो ये जगह कब दिया गया था? 2002 में। और आपको ये हो सकता है कि वापस से पूछा जाए, तो 86 आपको याद रखना संविधान संशोधन है, जो कि आपको, जिसमें आपको 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात की गई थी। मानव अधिकार के लिए जो को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई थी? तो 10 दिसंबर 1948 को किया गया था। और 10 दिसंबर को ही आपको ह्यूमन राइट डे भी सेलिब्रेट होता है। अब ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। लोकतंत्र में सफलता की मूल्यांकन का सही आधार क्या है? तो लोकतंत्र का एक शासन, उत्तरदेय शासन व्यवस्था होना चाहिए। भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था होनी चाहिए? तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों होना चाहिए। 99 क्वेश्चन आपको, भारत के लोकतंत्र की सफलता की जो सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो अशिक्षा। आपको जो अगर लोग शिक्षित नहीं रहेंगे तो ये बाधा ही तो है। गरीबी भी है, मतदान का दुरुपयोग भी है, तो ये सारे इसमें कारण हो जाएंगे। 100 क्वेश्चन आपको, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो लोकतंत्र को सशक्त बनाना ही सबसे बड़ी इसकी चुनौती है। तो ये आपका टोटल 100 क्वेश्चन था। इसमें मैंने आपको सब टॉपिक भी बता दिया। तो आपको ध्यान ये रखना है कि करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपको हो सकते पूछे जाए, खासकर बिहार से रिलेटेड आपको देखना है। दूसरा, वर्ल्ड हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लेना आप लोग, खासकर फ्रांस और जो आपका USA वाला है उससे ज़्यादा सवाल आ रहा है, अमेरिका वाला ज़्यादा है। और हिस्ट्री को थोड़ा ज़्यादा आप ध्यान देना, क्योंकि वहाँ से सवाल बनते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।